आज के ज़माने में हर छोटी से छोटी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आपके मोबाइल से लेकर ट्रेन तक सब चीज़ें इलेक्ट्रिक हो गई है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तब क्या होगा? 2016 में आई एक जापानीज फिल्म जिसका नाम सर्वाइवल फैमिली है, वो इसी टॉपिक पर फोकस करती है। कहानी की शुरुआत होती है जापान के टोक्यो शहर से, जहां दिखाया जाता है कि रात में कैसे पूरा शहर जगमगा रहा होता है। इस शहर में योशिकी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। योशिकी की फैमिली में उसकी वाइफ, उसका लड़का और एक लड़की होते हैं। योशिकी की वाइफ किचन में काम करते हुए बोलती है कि ये बच्चे पूरे दिन फोन और लैपटॉप में ही चिपके रहते हैं, इन्हें कोई और काम नहीं है क्या? जाता है कि कैसे योशिकी के बच्चे फोन और लैपटॉप में ही लगे हुए हैं। अब सुबह हो जाती है लेकिन अलार्म क्लॉक नहीं बजता क्योंकि रात के 3 बजे से लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्रिज भी बंद पड़ा होता है। घर में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, फ़ोन भी डेड होने लगते हैं। फिर भी योशिकी अपने ऑफिस के लिए और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब वो तैयार होकर घर के बाहर पहुंचते हैं तो लिफ्ट भी नहीं चल रही होती है, इसलिए वो सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लगते हैं। अब योशिकी रेलवे स्टेशन आ जाता है लेकिन वहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं चल रही होती है क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। लेकिन योशिकी पैदल ही ऑफिस पहुंच जाता है। इन ऑफिस में लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से ऑफिस की छुट्टी कर दी जाती है और योशिकी वापस घर की तरफ आने लगता है। तभी वो रास्ते में साइकिल के स्टोर को देखता है जहां साइकिल के दाम आसमान को छू रहे होते हैं क्योंकि साइकिल के अलावा कोई भी व्हीकल काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से साइकिल की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी योशिकी एक साइकिल खरीद ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुपरमार्केट में लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीद रहे होते हैं। इस शहर के लोगों को एहसास होने लगता है कि कुछ मुसीबत आने वाली है। लोगों में योशिकी की वाइफ भी होती है जो सुपरमार्केट से सामान खरीदने आई होती है। अब रात हो जाती है। योशिकी और उसकी फैमिली कैंडल लाइट में ही डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन योशिकी के बच्चे मोबाइल और लैपटॉप ना होने की वजह से काफ़ी बोर हो रहे होते हैं क्योंकि वो हमेशा मोबाइल और लैपटॉप में ही लगे रहते थे। अब सब लोग खाना खाने के बाद खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। पूरे शहर में अंधेरा छाया होता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि सुबह तक लाइट आ ही जाएगी, लेकिन बिना लाइट के रहते रहते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन में लोगों का रहन सहन भी काफ़ी बदल जाता है। अब लोगों को वॉशिंग मशीन की जगह हाथों से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। पीने का पानी भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योशिकी के ऑफिस में छुट्टी हो जाती है। उसका बॉस बोलता है कि जब तक लाइट नहीं आएगी कोई भी ऑफिस नहीं आएगा। ये सुनकर योशिकी को बुरा लगता है क्योंकि वो काम करते रहना चाहता है ताकि काम करके वो पैसे कमा सके और इस मुसीबत में उसे पैसों की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसे वापस आना पड़ता है। अब इन्हें बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते रहते 7 दिन हो चुके होते हैं। सुपरमार्केट भी धीरे धीरे खाली होने लगते हैं और ज़रूरत के सामान भी शहर से ख़त्म होने लगते हैं और काफ़ी लोग शहर छोड़कर जाने भी लगते हैं। ये देखकर योशिकी भी डिसाइड करता है कि वो भी शहर छोड़कर अपने गांव जाकर रहने लगेगा। अब कुछ ज़रूरत का सामान लेकर योशिकी और उसका परिवार साइकिल से ही एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर पता लगता है कि एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। कोई भी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर रही होती है। ये सुनकर योशिकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब आगे क्या करे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो साइकिल से ही अपने गांव जाएगा। वो एक मैप में गांव का रास्ता देखता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ पूरा परिवार निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें कुछ लोग लूटने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि खाना और पानी खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को लूटने भी लगते हैं। अब धीरे धीरे योशिकी उसका परिवार आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए योशिकी सीधा रिवर का पानी पीता है और अपना गुजारा करता है। अब इनको बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते रहते 16 दिन हो जाते हैं। योशिकी का गांव अभी भी बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन बीच में मौसम खराब होने लगता है और सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो एक ब्रिज के नीचे चले जाते हैं। लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि जिसकी वजह से इनकी साइकिल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और उसमें रखा हुआ सारा खाने पीने का सामान बेकार हो जाता है और योशिकी के लड़के की साइकिल भी पंचर हो जाती है। अब वो लोग काफ़ी हताश हो जाते हैं। अब योशिकी और उसकी वाइफ वही आराम करने लगते हैं और उसके बच्चे पास के सुपरमार्केट में आ जाते हैं कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ जानवरों का खाना मिलता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो एनिमल्स का ही फूड अपने साथ ले लेते हैं।
अब वापस आने के बाद योशिकी का लड़का उसी टायर को रिपेयर करता है और वो फिर से एक बार अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें खाना खाने के लिए कुछ देते हैं और वो रील वाले कैमरे से सबकी फोटो भी लेते हैं। ये सब लोग उस फैमिली को थैंक यू बोलते हैं और आगे निकल चल पड़ते हैं। अब इन लोगों को काफी भूख लगने लगती है, तभी वो एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग फिश बेच रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती होती है कि जब तक ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं पूरी की पूरी फिश खत्म हो जाती है। योशिकी फिश बेचने वाले के पैर पकड़ लेता है, फिर भी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। अब योशिकी बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने गांव की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन रास्ते में योशिकी को एक सूअर दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो इसे खाकर अपना पेट भर सकते हैं, इसलिए वो सूअर को मार देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि इस सूअर को मेरे घर ले चल। फिर सब लोग उस सूअर को घर लेके आते हैं, जहाँ पर वो आदमी उन्हें पिग बनाकर खिलाता है। उसे खा के उन लोगों में काफी हिम्मत आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया होता है। ये लोग उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और कुछ दिन तक ये उसी आदमी के घर रुकते हैं। अब कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद ये लोग फिर से अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे वो अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जो मैप में नहीं होती है, क्योंकि मैप काफी पुराना होता है, इसलिए मैप में नदी नहीं होती है। योशिकी पहले थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर वो एक लकड़ी का बेड़ा बनाते हैं जिसकी मदद से वो एक बार तो नदी पार कर लेते हैं। लेकिन उनकी साइकिल और बाकी सामान नदी के इस साइड ही होता है, इसलिए योशिकी और उसका लड़का फिर से नदी में आते हैं। लेकिन इस बार नदी का बहाव काफी तेज होता है, नदी अपने उफान पर होती है। योशिकी साइकिल और खाने का सामान बचाने के चक्कर में खुद डूब जाता है, लेकिन योशिकी का बेटा कैसे न कैसे बहाव को पार कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती से योशिकी नदी के बहाव के साथ ही बह जाता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो उसको काफी टाइम तक ढूंढते हैं, लेकिन योशिकी के सर के बाल के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर योशिकी की वाइफ काफी रोने लगती है, लेकिन उसके बच्चे उसे संभालते हैं और एक बार फिर से वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। इस बार वो ट्रेन के रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। वो उनके सामान पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने की कोशिश में योशिकी की वाइफ नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन उसके बच्चों के सहारे वो आगे चलती रहती है, लेकिन कुत्ते इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि तब आगे से ट्रेन आ जाती है, जिसकी आवाज से ये कुत्ते भाग जाते हैं। ये ट्रेन पुराने जमाने की होती है जो कोयले से चलती है। तो अब ट्रेन के लोग इन्हें ट्रेन पर चढ़ा लेते हैं, जहाँ पर इन्हें खाने पीने का सामान दिया जाता है और योशिकी की वाइफ के पैर पर पट्टी की जाती है। एक आदमी उनसे योशिकी के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो काफी रोने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो मर चुका है, लेकिन तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योशिकी अभी भी जिंदा है। वो पत्थरों के बीच में पड़ा होता है, लेकिन अपने लड़कते हुए पैरों से वो थोड़ी दूर चलता है, लेकिन फिर एक जगह पर आकर बैठ जाता है। अब वो देखता है कि उसके सामने से ट्रेन जा रही होती है, लेकिन उसे देख के उसकी आवाज भी नहीं निकलती, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया होता है। लेकिन उसकी जेब में एक लाइटर होता है, जिसे वो जलाता है और उसमें से धुआं निकलता है। और योशिकी की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी पत्नी उसको देख लेती है। इसके बाद वो ट्रेन रुकवा देते हैं और योशिकी को ट्रेन पर ले आते हैं। अब सब लोग योशिकी को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब पावर कट हुए लगभग 108 दिन बीत जाते हैं। ट्रेन उन्हें एक गांव के पास उतार देती है, जहां से योशिकी अपनी वाइफ को एक गाड़ी में बिठाकर ले जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती। अब वो समुंदर के किनारे पहुंचते हैं, जहां योशिकी को दिखता है कि एक बुजुर्ग आदमी वहां फिशिंग कर रहा होता है। वो उसे गौर से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो योशिकी के पिताजी है। अब ये सब लोग भागकर अपने पिता के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब उसके पिता उन्हें अपने घर लेकर आते हैं, जहाँ से वो गांव का जीवन स्टार्ट कर देते हैं। वो वहाँ फिशिंग करते हैं, घर पे सब्जियाँ उगाते हैं। अब ये सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। अब ये सब लोग काफ़ी खुश होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड लाइफ, जिसमें सब लोग एक घर में रहने के बाद भी टेक्नोलॉजी में इतने बिजी रहते थे। लेकिन अब इन्हें बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते रहते लगभग 2 साल बीत जाते हैं। और एक दिन सुबह सुबह योशिकी की नींद एक अलार्म की वजह से खुल जाती है और वो ये देखकर
वो चौंक जाता है और बाहर आकर देखता है तो गांव में लाइट आ गई होती है। लगभग 2.5 साल बाद लाइट आई होती है। दिखाया जाता है कि टोक्यो शहर फिर से पहले वाली भागादौड़ में अब दिखाया जाता है कि फिर से टोक्यो शहर पहले वाली भागादौड़ से चलने लगता है। योशिकी और उसका परिवार एक बार फिर से टोक्यो आ जाते हैं, लेकिन अभी भी न्यूज़ चैनल पर डिबेट चल रही होती है कि इतने दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी कट होने का क्या कारण हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे होते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये टेररिस्ट ने साइबर अटैक किया होता है। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है, लाइट फिर से आ गई होती है। पहले योशिकी का परिवार घर में रहकर भी अजनबी की तरह रहते थे, क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी में इतना बिजी रहते थे। लेकिन अब उन्हें सीख मिल चुकी होती है कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है। इंटरनेट मोबाइल के अलावा भी एक पीसफुल जिंदगी होती है, वही इस मूवी ने बताने की कोशिश की है और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।